नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज माई प्रेप पर। तो आज हमारा ईवीएस का धमाका वीडियो है आपके लिए। देखिए ये धमाका वीडियो में क्या स्पेशल है। देखिए दोस्तों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए हमें थोड़ी स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक धमाका वीडियो। कौन सी धमाका वीडियो? इसमें देखिए क्या है, आपको हम सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे जिसमें से पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे। थोड़े से चेंजेस होते हैं हर बार क्वेश्चनों में, लेकिन टॉपिक्स वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट वो कवर कराएं। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट तक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे जो आपके आने वाले 2020 के सीटेट है उसमें काम आएंगे। कम से कम ये देख लीजिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट वीडियो अंत तक देख ली तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीटेट में कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। देखिए एमसीक्यू लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका एमसीक्यू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। देखिए ये हमारी एक धमाका वीडियो कॉन्सेप्ट की है, हम आपके लिए एमसीक्यू की धमाका वीडियो लाएंगे। फिर आप उसमें लगाना क्वेश्चन, आप देखेंगे अपने आप ही कि आप पहले जो कॉन्सेप्ट देखा है उसी में से एमसीक्यू लगा पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये धमाका वीडियो। देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है फैमिली। सिलेबस में भी आपको एक फैमिली टॉपिक दिया था, मैंने आपको बताया भी था अपने सिलेबस वाली वीडियो में, या आपको सिलेबस पता होगा। तो फैमिली टॉपिक है, तो हम सबसे पहले परिवार जान लेते हैं। क्या है? परिवार सदस्यों का समूह होता है जो अपने शारीरिक और भावनात्मक संबंधों को एक दूसरे के साथ साझा करता है। ठीक है, सदस्यों का एक ग्रुप होता है, मेंबरों का एक ग्रुप होता है जो कि अपने शारीरिक और भावनात्मक संबंधों को एक दूसरे से साझा करता है। ठीक है, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकाकी एक परिवार और संयुक्त परिवार। हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो दे रखी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर उसको देख लीजिए। दूसरा हमारा जो टॉपिक है आवास, घर, शेल्टर। देखिए कोई भी वह स्थान पर जहाँ पर जीव रहता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मकान हो, घर हो, ईंटों से, इमारतों से, ईंटों से, सीमेंट से बना हुआ जो घर होता है वही आवास होता है। देखिए कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ पर कोई जीव रहता है, तो अगर वो जीव रहता है उस जगह, वो उसका आवास कहलाता है। देखिए पेड़ों पे बंदर रहता है, जंगलों में शेर रहता है, तो इस तरह क्या है, पक्षी अलग अलग घोंसले बना के रखते हैं, तो ये सभी उनकी क्या आवास कहलाते हैं। तो हर जीव के, हर पक्षी के, हर एक के अलग अलग प्रकार के आवास होते हैं। तो इसलिए कोई भी वह स्थान जहाँ पर जीव प्राणी रहता है वो आवास कहलाता है। देखिए हमें आवास की ज़रूरत क्यों पड़ती है, घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें सर्दी, गर्मी, बर्फ़, जंगली जानवरों से बचने के लिए आवास की आवश्यकता पड़ती है। इसकी भी हमने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, अगर वो नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर उसको अच्छे से देख लें। उसमें हमने जो आवास हैं, घर हैं, उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाता है। आगे स्टार्ट करते हैं हम घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ। देखिए अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है इसको जान लीजिए आप। जो होते हैं, जो खराब वस्तुएं होती हैं, मतलब जो हम डेली लाइफ में घरों में यूज़ करते हैं ना, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। देखिए अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार का होता है। खराब फल सब्जियों के छिलके ये क्या होते हैं, गल जाते हैं। ये वाला अपशिष्ट पदार्थ क्या गल जाता है इजीली। लेकिन जो दूसरा अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारा, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, लोहा, ये क्या गलते नहीं है। ये क्या दिक्कत दे देते हैं पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को ये दिक्कत दे देते हैं। तो इसके लिए कचरा प्रबंधन 4R का एक कॉन्सेप्ट आया है, इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिड्यूस, आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। सबसे पहले क्या करना है, हमें रिड्यूस करनी है चीज़ें, मतलब कि जब हमें बहुत ज़्यादा नीड हो जब ही हम सामान को खरीदें। फिर हमें क्या करना है, रिफ्यूज़, उपयोग से बचें। कोशिश ये करें कि उस वस्तु का उपयोग ना करें, ज़्यादा प्लास्टिक का, ज़्यादा पॉलीथीन का, ज़्यादा कांच का उपयोग ना करें। दूसरा हो जाएगा आपका रिफ्यूज़। फिर हो जाता है रीयूज़, पुनः दोबारा उपयोग करें। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है उसी वस्तु की तो कोशिश करें उसको दोबारा यूज़ करें। रिसाइकिल क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को दोबारा गलाकर उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये 4R समझ गए होंगे, रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़ और रिसाइकिल। देखिए आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको अगेन कर सकते हैं हमारी वीडियो में। ये बेनिफिट मिलेगा आपको, नोट्स के साथ वीडियो दी जा रही है, आप इसको समझें, प्लस आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या लिख कर आप ना दोबारा रिविज़न कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा भोजन, ये भोजन भी हमारा, देखिए जो भी सिलेबस है उसी के टॉपिक लिए गए हैं।
तो मैं बार बार इस बात को नहीं कहूँगा, अपना स्टार्ट करता रहूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना। देखिए हमारा भोजन, सभी कार्य को करने के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई। कोई भी कार्य करोगे आप, उसके लिए क्या है कि आपकी नीड होएगी, ऊर्जा की होएगी, पावर की होएगी, शक्ति की यूज होएगी। अब ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमको क्या वहाँ से मिलती है, पौष्टिक संतुलित भोजन से मिलती है। कहा नहीं जाता कि भाई आज ज़्यादा काम कर लिया, अच्छा खाना ले ले, दूध पी ले, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि भाई आपको एक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे आप कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा मिल सकते हैं। देख लेते हैं कौन से मतलब भोजन के रूप में आपको क्या मिलता है। देखिए ऊर्जा के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होता है, वसा लेनी होती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या ऊर्जा प्राप्त होएगी आपको, वसा से आपको क्या फैट मिलता है आपको मतलब। और दूसरा देख लेते हैं शरीर वृद्धि के लिए क्या काम आता है, प्रोटीन। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है कि शरीर वृद्धि के लिए भोजन का तो कौन सा वो रूप उपयोगी होता है कि प्रोटीन। जिस भोजन में प्रोटीन होता है वो शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, कौन करता है भाई रोगों से सुरक्षा प्रदान, विटामिन और खनिज हमारे रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे शरीर को जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन। देखिए जो हमारा भोजन है उसके उत्पादक कौन है, पौधे होते हैं, क्योंकि पौधे अपने आप भोजन का निर्माण करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्टली सभी क्या पौधों पर डिपेंड होते हैं। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन देख लेते हैं कौन से हमें जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। देखिए अनाज होता है, गेहूँ होता है, ज्वार होता है, धान होता है, मक्का होता है, दालें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, फल सेम, आम, केला, आलू, टमाटर, मसाले इत्यादि, हल्दी इत्यादि, ये क्या सभी हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। अब देख लेते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन। देखिए मांस, मछली, दूध, अंडा, ये क्या हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले, रोगों से बचाव करने में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। मतलब हमें क्या अपनी बॉडी के लिए हर प्रकार का खाना खाना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हमें मिल जाए हर प्रकार के, ठीक है। एक संतुलित भोजन लेना चाहिए, इसलिए कहा जाता है एक संतुलित डाइट लेनी चाहिए। अब देख लेते हैं मनुष्य और जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। देखिए पहली बात ये क्लियर होगी, मनुष्य और अन्य जीव जंतु क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या पौधों पे, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। अब जान लेते हैं स्वयंपोषी क्या होते हैं। देखिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वयंपोषी कहलाते हैं। परपोषी क्या होता है, ये सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली अपने मतलब दूसरे जानवर पे या दूसरे पेड़ पे डिपेंड होते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। मृतपोषी जीव होता है कुकुरमुक्ता। ये क्या होता है, कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थ से ग्रहण कर लेते हैं। यानी कुछ क्या होते हैं जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मृत पौधे हो जाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कुकुरमुक्ता एक पौधा है मृत जीवी, ठीक है। परजीवी क्या है, ऐसे पौधे है और जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर होते हैं। वही मतलब उसमें क्या था, मरे हुए सड़े गले के लिए होता है, इसमें क्या जीवित, वही डिपेंड होते हैं या तो किसी पौधे पे या किसी जंतु पे, वो परजीवी कहलाता है। देख कीट बक्सी होता है। कीट बक्सी देख ऐसा पौधा होता है, इन पौधे की पत्तियां विचित्र होती हैं। इसकी क्या पौधे की पत्तियां विचित्र होती हैं, दलदली भूमि तालाब के समीप पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कीट बक्सी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे दलदली भूमि तालाब के समीप पाए जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर का यही होता है, एक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उसमें फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए उसको आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, मैं इसी बार बार इसी बात को आपको कहता जा रहा हूँ। यह कीट पतंगों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इसमें देख लो यही बात आ गई कि अगर वो पूछ लेगा आपसे कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट पतंगों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता, आप बता देंगे कीट बक्सी। नेपेथिस घटपर्णी का पौधा, पत्तियों आगे वाला भाग लंबा होता है, इसकी जो आकृति होती है क्या, आगे के जो इसका भाग होता है लंबा होता है, आकार होता है। ये क्या कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खा सकता है। इसको हम कह सकते हैं मांसाहारी, एक तरह के पौधे जो दूसरे जीव जंतुओं को पकड़ कर खा जाते हैं, ठीक है। अब एक बार जान लेते हैं उपभोक्ताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ उपभोक्ताओं। देखिए सबसे पहला होता है आपका शाकाहारी, साग सब्जी खाने वाले जंतु होते हैं जो वो आपके शाकाहारी में आ जाते हैं। फिर आता है मांसाहारी, मांस मच्छी खाने वाले जंतु मांसाहारी में आ जाते हैं। सर्वाहारी आ जाते हैं आपके पौधे और जंतु दोनों को खाने वाले, जैसे आपका मनुष्य, ठीक है। ये उपभोक्ताओं के 3 प्रकार हो जाएंगे। भोजन की निर्भरता के आधार में पौधों से लेकर मांसाहारी जंतु, देखिए क्या होता है जो पौधों की आधार है मतलब खाने का, शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक जंतु की एक सीधी कड़ी बन जाती है। एक ये बन रही है ना आपकी एक सीधी कड़ी, तो जिसे क्या कह देते हैं हम, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये क्या आपकी फूड चेन बन जाती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी फूड चेन बन जाती है। अब देख लेते हैं खेत से बाजार तक। खेत से बाजार तक क्या है कि
एक सेकंड, खेत से बाजार तक क्या कि भाई जो किसान है खेती करता है तो खेत से लेके बाजार तक की क्या प्रोसेस होती है ये बताएगा इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करता है कि वो खेत की जुताई करेगा, उसके बाद क्या बीज बो देगा, उसके बाद क्या फसल की सिंचाई करेगा। ये क्रम है जिस तरह फसल उगती है खेत से बाजार तक जाती है। खेत की जुताई होएगी, फिर बीज बोया जाएगा उत्तम किस्म का, फिर फसल की क्या टाइम टू टाइम सिंचाई की जाएगी यानी कि पानी दिया जाएगा। सिंचाई की विभिन्न विधियों के द्वारा उसको पानी दिया जाएगा। फिर खरपतवार निकालना मतलब जो बेकार पेड़ पौधे घासें उग जाती हैं उसको निकालना। फिर फसल काट दी जाती है, फिर तैयार फसल मंडी तक पहुंचा दी जाती है। तो ये क्या एक प्रोसेस है खेत से लेके मार्केट तक का। उसके बाद देख लेते हैं जीव जंतुओं की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। देखिए भोजन के स्रोत के रूप में दूध, घी, पनीर, मिठाई, दही, मुर्गी से अंडा व मांस प्राप्त होता है। तो ये क्या हमारे जंतुओं के लिए हमारे जीवन में एक फ़ायदा है। इनसे क्या हमें दूध मिलेगा, घी मिलेगा, पनीर मिलेगा, मतलब खाद्य सामग्री हैं वो मिलती हैं, अंडा मिलता है, मांस मिलता है। अब जान लेते हैं मधुमक्खी से सीधा मतलब मीठा शहद मिलता है। जानवरों से हमें ऊन मिल जाती है, रेशम मिल जाती है, लाख मिलती है, लाख के कीड़े से प्राप्त होती है। देखिए लाख क्या है, लाख का प्रयोग क्या होता है आभूषण बनाने के लिए और सील लगाने के लिए। आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में, स्कूल में, अन्य मतलब कई स्थानों पे क्या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं किसी कारण बस सील लगा दी जाती है। या आप चुनाव में देखते हैं तो चुनाव होते हैं ना, जो चुनाव पेटियों पे एक सील लगा दी जाती है, जब तक वो वोटिंग खुलती नहीं है जब तक वो सील लगी रहती है। तो सील लगाने का काम भी लाख के कीड़े की उससे किया जाता है। तो ये हमारे जंतुओं की उपयोगिता हमारी लाइफ में खाद्य पदार्थ मिलते हैं और प्लस हमें ऊन मिलती है, आभूषण बनाते हैं और सील लगाने का काम आता है। इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में जीवों की। अब देख लेते हैं पशु के मलमूत्र से जैविक खाद मिल जाता है हमें। अब देखते हैं गांव में घरों में होती हैं गायें भैंसें, क्या इनके जो मलमूत्र होते हैं इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके कुछ टाइम बाद क्या ये खाद बन जाता है। जानवरों की खाल से चमड़ा प्राप्त होता है, जो बेल्टें बनती है, आपकी जैकेटें मिलते हैं, जूते मिलते हैं, बैग मिलते हैं, ये भी क्या आपको जानवरों की खाल से ही प्राप्त हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए जानवरों के फायदे हैं। अब देखिए कैचो, कैचो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है। देखिए किसान का मित्र किसको कहा जाता है, कैचुए को, क्योंकि भूमि के अंदर रहकर भूमि को उपजाऊ बना देता है। किसान का मतलब काम आसान कर देता है। इसको क्या करते हैं कुछ तो किसानों को ज़मीन में छोड़ देते हैं कैचुओं को, और ये क्या भूमि को अपना उल्टी पलटी मार मार के इसको क्या उपजाऊ बना देता है, किसानों का मित्र कहलाता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या। सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता आपका, जो सबसे पहले पाला गया था मनुष्य के द्वारा। अब देख लेते हैं जानवरों का पालन। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि कौन किस जानवर या किस पक्षी को पालने को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे कॉमन है मधुमक्खी पालन, क्या हो जाता है आपका एपीकल्चर। इसको याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी टेबल पे लगा लेंगे, जैसे आप चाहें उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट का पेपर है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मधुमक्खी पालन क्या होता है, एपीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या होता है, सेरिकल्चर। मछली पालन कौन सा होता है, पीसीकल्चर। केचुआ पालन कौन सा होता है, वर्गीकल्चर। कुक्कुट पालन कौन सा होता है, पाल्ट्री। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको आप अगेन। देखिए जानवरों में अनुकूलनता क्या होता है। देखिए अनुकूलन क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करके वहाँ से मतलब वहाँ का जीवन जीने लायक अपना मतलब उनका शरीर होता है, जिससे उस परिस्थिति में वो अपना जीवन जी सकते हैं। ये उस मतलब जंतुओं का अनुकूलन होता है। देखिए समझते हैं, प्रत्येक जंतु में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, यानी कि उसके शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं, लक्षण होते हैं या शारीरिक संरचना होती है, यह उन्हें स्थान विशेष में रहने में मदद करता है। यानी कि उस स्थान में वो रहने में मदद करते हैं उसके शारीरिक अंग लक्षण, जिससे क्या वो उस विशेष जगह पे रह सकता है। वहाँ हर कोई नहीं रह सकता। जिस जंतु में उस टाइप के मतलब लक्षण होंगे वही रह पाता है। ये इसमें मतलब होता है जंतु में अनुकूलन। विशेष रहने में मदद करती है, किसी विशेष वातावरण में के अनुसार जीव का रहना जंतु में अनुकूलन कहलाता है। देखिए जंतु का वास स्थान मतलब जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं, इसको हमने 4 भागों में बांटा। थलचल में कौन से होते हैं, स्थान पर मतलब स्थल में रहने वाले, जैसे कुत्ता बिल्ली। स्थल यानी कि जमीन, थलचल मतलब जमीन। जलचर माने कि पानी में रहने वाले, मछली, मगरमच्छ। नवचर कौन से होते हैं, आकाश में उड़ने वाले, कौवा, कबूतर, चील। उभयचर कौन से होते हैं, जल में और थल में दोनों में रहते हैं, जैसे केचुआ, मेंढक। तो समझ में आया होगा, जल में रहेंगे, थल में रहेंगे, आकाश में रहेंगे और दोनों जगह रहेंगे, जल में भी थल में भी। तो हमने इसको 4 भागों में बांटा है। इसके बाद देख लेते हैं जल जीव में अनुकूलित होने में सहायक कारक। मैंने आपको बताया था कि शरीर में
पक्षी के, पशु के, जंतु के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिससे के कारण वो उस स्थान पर रह सकता है। तो इसी की बात की है इसमें, जल जीवन में अनुकूलित होने में सहायक कारक, मतलब उसका जो वहाँ पे जीवन है वहाँ अनुकूलित होने में कौन से सहायक कारक हैं। देखिए मछली के दोनों सिरे नुकीले होते हैं, उसके जो शरीर के स्ट्रक्चर की संरचना की बात कर रहे हैं हम कि मछली का शरीर कैसा होता है जिसके कारण वो जल में निवास कर पाती है। देखिए मछली के दोनों सिरे नुकीले होते हैं और बीच वाला भाग उसका चौड़ा होता है, मतलब मिडिल वाला जो उसका हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। ये शारीरिक रचना उसकी। इसकी आकृति धारा रेखित होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? धारा रेखित होती है। शरीर, जिससे क्या शरीर तैरने में सहायक होता है। पंख होते हैं, पंख तैरने में सहायक करते हैं। तो इन सभी जो उसकी शारीरिक संरचना है, अंगों के कारण क्या वो जल में रह पाती है और जल में निवास कर पाती है। सांस लेने के लिए देखिए गिल्स गलफेड़े का सहायक करती है, मतलब ये जैसे हम फेफड़ों से लेते हैं ना सांस, इनके लिए गिल्स होती है, गिलफेड़े होते हैं जिससे ये पानी में सांस ले पाते हैं। देखिए मछली क्या करती है? मुंह से जल लेती है और गिलफेड़ से उसको बाहर निकालती रहती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन गिलफेड़ सोख लेती है, यह मछली की श्वसन क्रिया में सहायक हो जाता है। तो क्या करती है? गिलफेड़ से क्या क्या जल लेती है और फिर जल को क्या बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया से क्या है वो सांस लेना, श्वसन क्रिया कर सकती है। बत्तख मेंढक के पैरों में 5 जाल होते हैं। अब बत्तख मेंढक कैसे रह पाते हैं? उनके क्या पैर होते हैं? 5 जाल वाले होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी मतलब शारीरिक संरचना जिसके कारण वो उस क्षेत्र में अपना जीवन जी पाते हैं। अब देखिए स्थल थलवास करने वाले जानवरों को देख लेते हैं। मैदान में शेर हिरण रहते हैं। हिरण अपने मजबूत दांत से मजबूत तनों को चबाती है। देखिए अब इसमें उनकी बात कर रहा है कि वो कैसे रह पाते हैं। हिरण क्या क्या इतने मजबूत दांत होते हैं जिससे कारण वो क्या तनों को चबा लेती है। सिर के बगल में स्थित उसकी आँख होती है जिससे क्या वो खतरे की उसको जानकारी मिल जाती है। ये मतलब उनके शारीरिक लक्षण है, उनकी एक विशेषता उनके शरीर की। मजबूत दांत होंगे जिससे मजबूत तनों को चबा लेती है। सिर के बगल में स्थित क्या उनकी आंखें होती हैं जिससे क्या खतरे की जानकारी मिल जाती है। मरुस्थल, अब ये ऊंट वाला देखो बहुत, अब देखो भाई रेगिस्तान में आम आदमी रह पाता है या अन्य किसी जानवर को छोड़ दोगे वो रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। लेकिन ऊंट अच्छा आसानी से रह लेता है। ऊंट को तो जबकि वहाँ का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? उसको वहाँ का जहाज कहा जाता है। देखें उस मरुस्थल ऊँट को, मतलब मरुस्थल ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट अपने कुबड़ में, जो उसके ऊपर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कुबड़ से निकला रहता है, उसमें क्या करता है वो भोजन को चर्बी वसा के रूप में संचित कर लेता है। यानी कुछ दिन अगर उसको भोजन ना मिले तो वहीं से काम चला लेता है। वो पहले से उसको अपने अंदर रख लेता है। अपने आमाशय में क्या कर लेता है वो विशेष थैली में पानी संचित कर लेता है। देखिए आमाशय में अपना पानी स्टोर कर लिया और कुबड़ में अपना भोजन स्टोर कर लिया। अब हर कोई तो नहीं कर पाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, अन्य जानवर नहीं कर पाएंगे। तो इस ऊँट की विशेषता है। इसके पैर की आकृति रेगिस्तान में चलने में मदद करती है। इसके पैरों की जो आकृति देखी होगी आपने किस प्रकार की होती है, ये क्या उसको रेगिस्तान में चलने में मदद करती है। अब देख लेते हैं पर्वत में याक, भेड़, पहाड़ी बकरी या भालू मोटी त्वचा, इनकी क्या होती है? जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं इनकी क्या मोटी त्वचा होती है जिसके नीचे मतलब वसा की परत होती है। त्वचा के ऊपर घने लंबे बाल होते हैं जिससे क्या होता है इनको अत्यधिक ठंड या सर्दी नहीं लगती इनकी शारीरिक संरचना के कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं नपचर, शरीर धारा रेखित होती है, वे पंख उड़ने में सहायक करते हैं। अब देखिए पौधों के भाग व उनके कार्यों की बात कर लेते हैं। मतलब जो पौधे के भाग होते हैं उनके जो कार्य होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम पौधों में जड़ की, रूट की। ये क्या होती है? इसके देखो कार्य क्या होता है। पौधे के ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है जो आपको दिखता नहीं है, क्या ज़मीन के अंदर चले जाता है। ये क्या करते हैं? जल मतलब जड़ क्या करती है? मिट्टी से जल पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। जड़ पौधे को भूमि से जमाए रखती है। देखिए जड़ के 2 वो काम है सबसे ज़्यादा। ये क्या करती है? ज़मीन से जल लेगी, पोषक तत्व लेगी जिनको अवशोषित कर लेती है, और ये क्या करती है? पौधे को भूमि से जमाए रखती है। तो जड़ के ये काम हो जाते हैं। फिर आ जाता है आपका तना, स्टीम। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कि पौधे को सीधा खड़ा रखने में कौन सा सहायक है अंग? तना। वैसे इतने इजी क्वेश्चन अब आते नहीं है पर तो भी आप जान लें तो बेटर है। पौधे की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल पोषक तत्वों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी मीडिएटर है, जड़ का चीज़ें ऊपर ले जाता है और पत्तियों की चीज़ें अलग हिस्सों में ले जाता है। तो ये तने के कार्य हैं। इसी के साथ देख लेते हैं पत्ती के कार्य। देखो पत्ती के बहुत ज़्यादा कार्य हैं। पौधे की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती हैं। पत्तियों का एक हरे रंग का क्या पण रहित होता है जिसका नाम होता है
नामक वर्ण पाया जाता है। ये क्या कह रहा है, देखिए पत्तियों में क्या एक पर्णरहित नामक क्लोरोफिल नामक वर्णन होता है, जिसके कारण ये पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, तो आप बता देंगे पर्णहरित क्लोरोफिल नामक वर्णन के कारण होता है। पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। मतलब कि चपटा भाग क्या कहलाता है, पर्णफलक लैमिना कहलाता है। इसकी क्या दो सतह होती हैं, इनकी दो सतहों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इनकी क्या सतहों पर क्या छिद्र होते हैं, अब छिद्र के बारे में जान लेते हैं। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, पर्णरंध्र। इसको आप बार बार आएगा ये अभी, तो इसको ध्यान से रख लें कि क्या इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, पर्णरंध्र स्टोमेटा। तो इसे क्या कहते हैं, इन छिद्रों के द्वारा क्या पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि पौधे का कौन सी भाग में या पत्ती में क्या होता है जिसके कारण वो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, तो आप बता देंगे पर्णरंध्रों के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियों के कार्य देख लेते हैं क्या है, मुख्यतः 3 कार्य हैं पत्तियों के: प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्पोत्सर्जन करना और श्वसन क्रिया करना। देखिए प्रकाश संश्लेषण देख लेते हैं आप सबसे पहले, फोटोसिंथेसिस। देखिए पत्तियां क्या करेंगी, सूर्य से क्या लेंगी, प्रकाश लेंगी। प्रकाश किससे लेंगी, सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से लेंगी प्रकाश। जड़ से क्या ले लेंगी, जल ले लेंगी। वायु से क्या लेंगी, अब वायु से पर्णरंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, की सहायता से भोजन बनाती हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया है जिसके द्वारा ये अपने अंगों के द्वारा भिन्न भिन्न चीज़ लेती हैं। सूर्य से प्रकाश लेंगी, जड़ से जल लेंगी और पर्णरंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, फिर क्या अपने भोजन बनाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पर्णरंध्रों की सहायता से पेड़ पौधे क्या पत्तियों वातावरण में उपस्थित CO2 गैस को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, ये वातावरण में जो मौजूद होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तो अंदर ले लेते हैं और जो ऑक्सीजन है ना उसको निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य से प्रकाश ले लेते हैं, जड़ से जल लेते हैं और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर इनकी एक रासायनिक क्रिया के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। वाष्पोत्सर्जन समझ लेते हैं, ये क्या है। देखिए जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। देखिए पत्तियों में क्या होता है, कुछ जल रहता है जो हमें दिखता नहीं है, कभी कभी दिख भी जाता है सुबह के टाइम, वो हल्का हल्का उन पर पानी सा होता है। तो वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जब धूप निकलती है तो ये पत्तियों के द्वारा ना निकल जाता है, मतलब उड़ जाता है एक तरह से। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इसको वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। यानी कि यह भी पर्णरंध्रों के माध्यम से, जो वही इसमें जो पत्ती का एक अंग है, छिद्र है, पर्णरंध्रों के माध्यम से वो निकल जाते हैं। अब श्वसन क्रिया भी देख लेते हैं। श्वसन क्रिया भी पर्णरंध्र, देखिए प्रकाश संश्लेषण में भी पर्णरंध्रों का काम था, आपका वाष्पोत्सर्जन में भी था और श्वसन क्रिया में भी। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा क्या श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फूल के भाग। बाह्य दल, देखिए बाह्य दल क्या होता है, फूल के सबसे बाहर का एक हरी पंखुड़ियाँ होती हैं जिसको बाह्य दल कहते हैं। फूल के अन्य भागों की रक्षा करता है। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा फूल के अन्य भागों की रक्षा कौन सा अंग करता है फूल का, तो आप बता देंगे बाह्य दल करता है। और फिर दल देख लेते हैं, दल क्या होता है। फूल की 4 रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। सबसे आकर्षक भाग में कौन सा आ जाएगा, दल। पुंकेसर क्या हो जाता है, फूल की पंखुड़ियाँ दल के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं, इसकी ऊपरा सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे पुंकेश्वर कहते हैं। ठीक है, स्त्रीकेसर में देख लेंगे, फूल के ठीक मध्य में कीप जैसी संरचना होती है, इसे स्त्रीकेसर कहते हैं। अब हमने जंतुओं में अनुकूलनता पढ़ी थी, पौधों में अनुकूलन देख लेते हैं। अपने वास स्थान के अनुसार पौधे अपने विभिन्न भाग, जड़, तना व पत्ती की संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। वही उनके जो अंग होते हैं, शरीर के जो संरचना होते हैं, उनके धारण क्या ये वहाँ उस वातावरण, उस परिस्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं, अनुकूल कर लेते हैं। इसको समझ लेते हैं मनुस्थलीय पौधे से। मनुस्थलीय पौधा देखिए नागफली, सतवार, कटीले पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है। देखिए आप कभी रेगिस्तान की तरफ गए होंगे मरुस्थलीय समय, तो क्या वहाँ कैसे होते हैं, पेट जो वहाँ के पौधे होते हैं ना वो कटीले होते हैं। कटीले पत्तियों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है, यानी कि पत्तियों से पानी कम उड़ता है क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। अगर वहाँ पत्तियों से पानी उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या उसकी जो संरचना ऐसी होती है कटीली पत्तियों की, जिसके कारण क्या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती। पर्वतीय पौधे में देख लेते हैं कैसी आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, सदाबहार, वृक्ष, चीड़, देवदार आकृति
शंखाकार होती है, इनकी शंखाकार की आकृति होती है। इनकी पत्तियाँ क्या सुई की तरह नुकीली होती हैं, इस तरह नुकीली होती हैं बहुत, जिससे क्या होता है इनके ऊपर जो इन वृक्षों के ऊपर जो बर्फ़ गिरती है ना वो रोक नहीं पाती और नीचे निकल जाती है, इससे क्या उन्हें बर्फ़ से नुकसान नहीं पहुंचाता। जलीय पौधे में जलकुंभी तनी पतले मुलायम व हल्के तने होते हैं, मतलब इनके जो तने होते हैं ना पतले होते हैं मुलायम होते हैं, जिससे क्या है पानी में तैर पाते हैं। तो इन लक्षणों के कारण क्या है एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष स्थान में अपना अनुकूल करके जीवन जी पाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेला से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। पहला मेला आपका कुंभ मेला, ये प्रयागराज में लगेगा, हरिद्वार में लगेगा, उज्जैन में लगेगा, नासिक में लगेगा। फिर लगेगा सोनपुर, बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है ये, सोनपुर बिहार का। ठीक है, फिर आपका पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर एग्जाम में। पुष्कर मेला अगर पूछेगा तो आप बता देंगे राजस्थान के अजमेर में। देव शरीफ का मेला बाराबंकी में, नौचंदी का मेला मेरठ में। तो ये आपके मेले हो जाएंगे कुछ। उसके बाद देख लेते हैं जल और जीवन। अब जल और जीवन को समझ लेते हैं। देखिए स्रोत, मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जल का? सबसे बड़ा स्रोत तो वर्षा ही है, वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सागर में, नदी में, तालाब में, झील में, भूमिगत जल में, कुएं में, हैंडपंप में, ट्यूबवेल में, इस जगह ही क्या कहते हैं जल पाया जाता है। देखिए जल प्रदूषण के कारण जान लेते हैं क्या क्या। नदी तालाब में कूड़ा करकट डालना, इससे प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण डालना। नाले का गंदा पानी, कारखानों के रसायन अपशिष्ट पदार्थ, कुएं के पास मानवीय क्रियाएं, नहाना, पशुओं को नहलाना इत्यादि के कारण क्या प्रदूषण फैलता है। खेती के रासायनिक उपयोग, कीटनाशकों, दवाइयों के कारण भी भूमिगत जल का प्रदूषित होता है। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां, देखिए इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि जल से होने वाली या प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। देखिए हैजा आपका प्रदूषित जल से होएगा, पैचिस, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड, ये क्या है सभी पानी के कारण यानी कि प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियां। देखिए यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ, आप सोच भी नहीं सकते, पीने योग्य पानी कौन सा होता है। कितना आपको साधारण भाषा में लग रहा होगा, लेकिन ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे को क्या कंफ्यूज कर देते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर चल रहे हैं, आप अंत तक वीडियो देखें। देखिए जो पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, जिसे हम पीते हैं वही पीने योग्य पानी है। देखो कितनी सिंपल भाषा में कह दिया, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है जिसे हम पीते हैं वो पीने योग्य पानी कहलाता है। अब पीने योग्य पानी बनाने की विधियाँ क्या, तरीके क्या, ये जान लेते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो क्या कहता है, पानी उबाल कर पिए, इससे क्या होता है पानी स्वच्छ हो जाता है। छान कर पिए, क्लोरीन द्वारा लाल दवा डालकर पिए। तो ये सभी क्या इसको पीने योग्य बनाने के तरीके हैं। वाष्पन एवं संघनन देख लेते हैं। देखिए वाष्पन क्या है, अभी बताया था मैंने आपको पीछे भी, सूर्य के ताप के कारण जल का भाप बनकर उड़ना। जो पत्तियों पे नहीं, जो आपने नदियों में जल होता है ना, ये क्या सूर्य के ताप के कारण भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब सीधी सी भाषा में कहेंगे गायब हो जाता है। अगर किसी थाली में आप थोड़ा सा पानी रखेंगे ना, धूप में रखा रहेगा तो आप देखेंगे वो पानी गायब हो जाता है। उसका यही कारण है, वाष्पन क्रिया के कारण क्या वो जल द्रव से गैस बनकर भाप बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। द्रव का गैस में परिवर्तित होना। इसके देखो मुख्य तथ्य जान लेते हैं जो क्वेश्चन आते हैं सी टेट में कंफ्यूज करके थोड़ा। देखिए अब वो पूछ लेगा अधिक ताप में क्या वाष्पन, आप बता देंगे तेजी से होता है। द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर क्या होगा, वाष्पन अधिक होगा। देखिए अगर आप एक लोटे में पानी रखेंगे तो वाष्पन कम होगा, वहीं आप थाली में या किसी और बड़े बर्तन में जिसका फैलाव या सतह ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा होगा। तो इसको जान लें, अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है, द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। ठीक है, दो चीज़ क्लियर। वर्षा के दिनों की अपेक्षा, मतलब जो वर्षा के दिन होते हैं, बरसात के दिन होते हैं, उनकी तुलना में शुष्क यानी गर्मी में वाष्पन अधिक होता है। वायु की गति तेज होने पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यही कारण है। ठीक है, देखिए हमने आपको वाष्पन बताया था कि इसमें क्या हो रहा था, उसका द्रव का गैस बन रहा था। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है, भाप ठंडी सतह से टकराती है, यानी कि जो भाप जारी होती है ना आसमान में, आकाश में जो गैसीय अवस्था में जारी होती है, इसका क्या टकराव होता है सतह से, और ये क्या बूंदों में बदल जाती है। यानी वर्षा, अगर आप अगर इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो वर्षा होती है वो इस संघनन के द्वारा होती है। क्या होता है, जो समुद्र से गया हुआ जल होता है ना भाप बन के हवा में, वो क्या ठंडी सतह से पहाड़ों से टकराता है और वर्षा होने लगती है।
तो क्या जलवाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को, यानी जो वो पानी है आकाश में हवा में, उसके क्या ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। अगर साधारण भाषा में कहेंगे, वर्षा होती है ना जो, वो संघनन से होती है कि जो पानी होता है ना वो हवा में, वो किसी सतह से टकराता है, वो ठंडी होती है, वो बदल जाती है द्रव्य अवस्था में, ये संघनन होता है। ये एक पूरी क्रिया है, प्रक्रिया। देखिए संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कैसे? कम ताप पर संघनन अधिक होता है और अधिक ताप होने पर संघनन कम हो जाता है। समुद्र का, देखिए इसमें क्या होता है, समुद्र का जल जलवाष्प बनकर तो वायुमंडल में चले जाता है और यही वाष्प पहुंचकर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। वही ठंडी होएगी, वर्षा में बदल जाती है और बादल बन जाती है, और बादल से जल वर्षा पे पुनः वापसी आ जाता है। यानी अगर इसको समझेंगे, ये आपका जल था, वाष्प से आकाश में गया और फिर संघनन से ये वापसी जमीन पे आ गया। ये समझ लीजिए आप, पहले जो जमीन का पानी ऊपर गया आसमान में वाष्प बन के, और फिर संघनित होकर यानी कि ठंडा होकर किसी सतह से टकराकर वर्षा के रूप में फिर पुनः यहाँ आ गया। ठीक है, अब जान लेते हैं हमारा प्रदेश। देखिए राजधानी क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा राजधानी राजधानी, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि राजधानी होती क्या है। देखिए जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, यानी कोई भी स्थान जो उस राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र की राजधानी हो जाएगी, वह स्थान जहाँ से राज्य का शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं भामर क्या है। देखिए हिमालय से हमारी जो नदियां हैं, आपकी सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये क्या हिमालयों से आ रही है। ये क्या लाती हैं, पत्थर लाती हैं अपने साथ। जो ये पत्थर मिट्टी लाती है ना, एक जगह इकट्ठी हो जाती है समतल क्षेत्र में, इसको हम भामर कहते हैं। ठीक है, हिमालय की नदियों से बहाकर लाए गए पत्थर और मोटे कणों से बनी मिट्टी को भामर कहा जाता है। इसके निचली भाग को क्या कहा जाता है, तराई कहलाता है। यह क्षेत्र सहारनपुर जनपद से लेकर कुशीनगर जनपद तक एक पतली परत के रूप में फैला हुआ। इसी क्षेत्र में देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर जनपद में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर जनपद में स्थित है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। अगर वो आपसे पठार पूछेगा पठार क्या होता है तो आप बता देंगे जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को एक पठार कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं संगम क्या है। संगम क्या होता है, देखिए नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। सीधी सी भाषा में आप समझ लीजिए, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। जैसे प्रयागराज में क्या है, यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है, उस स्थान को क्या संगम कह देते हैं। संगम स्थान पर विश्व का सुप्रसिद्ध मेला कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला क्या लगता है, वहीं पे लगता है पर इसमें प्रयागराज में, जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं। अब देखिए हमारे देश में रेल मार्ग की, मतलब इसमें उत्तर प्रदेश में, हमारे जो देश है उसमें यूपी में क्या सबसे ज़्यादा लंबाई है रेल मार्ग की। यूपी में ही पहली रेलगाड़ी सन 1859 में 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे देख लेते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरे में है, बमरौली हवाई अड्डा का प्रयागराज में। तो चार मुख्य हवाई अड्डे हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। अब जान लेते हैं स्वशासन क्या है। देखिए 3 स्तर पर शासन चलता है आपका, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा। अब जान लेते हैं स्वशासन क्या है। देखिए किसी स्थान का स्वशासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे क्या स्थानीय स्वशासन कहते हैं, कि वहीं के लोगों के द्वारा वहाँ का जो शासन स्वशासन चलता है तो वो हो जाता है आपका स्थानीय स्वशासन। देखिए पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर है। अब हम पंचायती राज को जान लेते हैं। इसमें 3 स्तर पे हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। इसको भी हम समझाएंगे आपको। देखिए ग्राम पंचायत क्या है, देखिए इसके प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। पहली बात क्या है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। इसका चुनाव क्या वहाँ के 18 वर्ष के लोग करते हैं और इसकी क्या अवधि 5 वर्ष की होती है। यानी ग्राम पंचायत क्या गांव स्तर पे होती है। यहाँ के 18 वर्ष के जो नागरिक होते हैं वो चुनाव करते हैं 5 वर्ष के लिए। इसके प्रमुख को क्या कह दिया जाता है, ग्राम प्रधान। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्षेत्र पंचायत। देखिए अब कई ग्राम पंचायत को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बना दी जाती है, यानी इनको मिलाकर
क्या क्षेत्र पंचायत बना दी जाती है। इसके प्रमुख को क्या कह दिया जाता है, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। उसके बाद आ जाती है जिला पंचायत। जिले की सभी क्षेत्र पंचायत को अभी इनको मिलाकर जिला पंचायत बना दी जाती है, जिसको मुखिया को क्या कहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। देखिए नगर पंचायत देख लेते हैं। छोटे नगरों की व्यवस्था विकास के लिए क्या नगर पंचायत का गठन, वो तो होगी थी गांव की बात। अब आ जाती है शहरों की। वहाँ क्या होता है, छोटे नगरों की व्यवस्था विकास के लिए क्या नगर पंचायत का गठन किया जाता है, जिसे कहते थे पहले नगर पालिका परिषद। नगर पंचायत से बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए क्या कह देते हैं, नगर पालिका परिषद। यानी नगर पंचायत बहुत छोटे स्तर पर। उसके बाद आपकी नगर पालिका आ जाती है, जिसके जो उसको क्या कह देता है, अध्यक्ष। उसके बाद आ जाती है नगर निगम आ जाती है। नगर पालिका परिषद वाले राज्यों से अधिक आबादी, यानी कि इसमें क्या आबादी बढ़ती जाएगी। सबसे कम वाले पे नगर पंचायत, फिर उससे प्लस हो जाएगी नगर पालिका, और सबसे अधिक में आ जाएगी क्या नगर निगम। नगर पालिका परिषद वाले नगरों से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए एक प्रमुख महापौर और मेयर होती है। इसके जो वो होता है ना, जो इसका संचालन करता है, उसको महापौर या मेयर कहते हैं। ठीक है। प्रदेश का स्वशासन और प्रबंधक देख लेते हैं। विधानसभा उम्मीदवार, देखिए विधायक होता है ना, तो विधानसभा का उम्मीदवार होता है। उस विधायक की उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य होता है, 5 वर्ष उसकी शासन अवधि होती है। समझ जाएंगे, विधानसभा उम्मीदवार, विधायक, उम्र 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य। विधान परिषद उम्मीदवार 30 वर्ष, सदस्य राज्यसभा का। राज्यपाल जान लेते हैं, राज्य का मुखिया होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। अब जान लेते हैं व्यवस्थापिका विधायिका क्या है। देखिए विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति को मिलाकर विधायिका बनती है। इसका काम क्या होता है, कानून बनाना। फिर आ जाती है आपकी कार्यपालिका। प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है। इनका क्या काम होता है, कानून लागू कराना। फिर आ जाती है आपकी न्यायपालिका, कानून का पालन कराना। तो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों क्या शासन चलाती हैं। ठीक है। व्यवस्थापिका क्या कानून बनाएगी, कानून बनाना इसका काम विधायिका का, और कार्यपालिका क्या इसको लागू कराती है, और न्यायपालिका इसका संचालन कराती है कि कानून में कोई दिक्कत तो नहीं, उसका पालन कराती है। अब देख लेते हैं जीव जंतुओं के बारे में रोचक बातें। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भाई पर्यावरण की बात है, जीव जंतुओं की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए इसमें देख लेते हैं, सबसे तेज आँख किसकी होती है, चीलबाज की। रंग पहचानने की क्षमता किसकी होती है, बंदर की। सूंघने की उत्तम शक्ति किसकी होती है, कुत्ते की। आपने देखा नहीं था बचपन में भी कुत्ते को कहीं भी छोड़ आते थे, वो वापस आ जाता था। तो ये अपने सूंघने की शक्ति के कारण ही वापस आ जाता था। मानव में भी, मतलब मच्छर में भी क्या, मानव के जो उसकी गंध होती है उससे वो पहचान लेता है। मच्छर भी उसको अंधेरे में ढूंढ लेता है मानव की गंध के कारण। तेज कान किसके होते हैं, बिल्ली, चीता, तेंदुआ, खरगोश, चमगादड़ के बहुत तेज कान होते हैं। सांप के देखिए, सांप के क्या बाहरी कान नहीं होते, मतलब जो बाहर के कान होते हैं वो नहीं होते। वे जमीन पे होने वाली जो कंपन होती है ना, उसको महसूस करता है। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का नाचना लोगों में फैला हुआ भ्रम है, कि लोग वो कह देते हैं अरे ये तो बीन की आवाज़ सुन के नाच रहा है, जबकि क्या वो ज़मीन की कंपन सुनता है। अब ये एक तथ्य जानकर वो और देख लेते हैं। सर्दियों में क्या छिपकली नहीं दिखाई देती। इस बार सर्दियों में देखना, आपको सर्दियों में छिपकली नहीं दिखाई देगी। स्थल भालू जैसा होता है, कि वो होता है स्थल, ये कैसा भालू जैसा होता है। ये क्या होता है, रात्रिचर होता है, दिन में ही सोता है लगभग 18 घंटे। ये एक अच्छा तैराक भी होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं वन्य जीवों का संरक्षण। देखिए पशु पक्षियों की कुछ जातियां तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, जिन्हें हम कह देते हैं विलुप्त प्रजातियां, जिसमें आ जाता है डायनासोर। ये क्या बिल्कुल ही विलुप्त हो गए हैं, इनका अब अस्तित्व नहीं रहा, तो ये विलुप्त प्रजातियां आ जाती हैं। कुछ प्रजातियां खत्म होने की कगार पे हैं, इनको कह देते हैं हम संकटग्रस्त प्रजातियां। देखिए विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं, डायनासोर, लाल तोता, डोडो पक्षी, लाल पांडा। तो ये आपकी विलुप्त प्रजातियां, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाल पांडा या लाल तोता, डोडो पक्षी किस प्रकार की प्रजातियां, तो आप बता देंगे इनको विलुप्त प्रजातियां। संगठित प्रजातियां कौन कौन सी, गौरैया, अफ्रीकन हाथी, फिर आपका बाघ, 3 नंबर पे गिद्ध, शेर, काला हिरण, बारहसिंगा, कछुआ। ये क्या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। अब देख ले वन्य जीवों का संरक्षण। देखिए सरकार द्वारा क्या कानून बनाए गए हैं, पहले क्या कानून बनाए गए हैं। वन्य जीवों के शिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, और दंड का प्रावधान किया गया है जीवों के संरक्षण के लिए। पशु पक्षियों की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। रेड डाटा बुक क्या होती है, इसको जान लीजिए। वह की किताब जिसमें क्या संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो रेड डाटा बुक कहलाती है। संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने वाली बुक।
अब देखिए गौरैया के बचाव के लिए क्या 20 मार्च को क्या विश्व गौरैया दिवस बनाया जाता है, ठीक है, गौरैया के बचाव के लिए। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है, इसकी सुरक्षा के लिए भी परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। तो देखिए प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, देखिए सरकार ने क्या जीवों के जानवरों के जो संरक्षण के लिए बचाव के लिए क्या करे हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है और अभयारण्य क्या है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में क्या सभी प्रकार के, राष्ट्रीय उद्यान में क्या आएगा आपके सभी प्रकार के जानवरों को रखा जाता है, उनको संरक्षण किया जाता है। और अभयारण्य में क्या होता है किसी विशेष जानवर को, जैसे आपका चीता हो जाएगा और बारहसिंगा हो जाएगा, तो ये क्या विशेष जानवर को अभयारण्य के अंदर रखा जाता है। तो ये क्या अलग अलग राज्यों में स्थापित किए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन से राज्य में। देखिए हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश में कौन सा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी उत्तर प्रदेश में। तो एक राष्ट्रीय पार्क हो गया आपका, एक अभयारण्य हो गया, ठीक है। इसी के प्रकार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका उत्तराखंड में। तो ये तीनों आपके उत्तराखंड में हो जाएंगे, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। इसके साथ आगे देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में दो हैं आपके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किस्किली अभयारण्य। डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय आपका उद्यान है, एक आपका ये अभयारण्य है। इसी के साथ देख लेते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका ओसोम में है। बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका कर्नाटक में। देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए हैं सरकार ने, लेकिन हमने कोशिश करी है जो इम्पोर्टेंट हमको लगे हैं वो आपको हमने प्रोवाइड किए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर सकें। तो आगे चलते हैं। देखिए जंगल और जनजीवन। देखिए जंगल और जनजीवन क्या, मैं आपको प्रारंभिक मानव जीवन की एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे वो चली है। देखिए प्रारंभ में क्या था, मानव कहाँ रहता था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मानव कहाँ रहता था। तो मानव कहाँ रहता था, जंगल में रहता था आरंभ में, ठीक है। उसके बाद क्या करता था वो पेड़ पौधे और उसका जानवरों का शिकार करता था। उसने क्या धीरे धीरे अपनी तरक्की की, मतलब कह सकते हैं जैसे आग का आविष्कार किया उसने। पत्थर से पत्थर टकराव से उसने देखा चिंगारी उठती है, तो इससे क्या उसने आग का आविष्कार कर लिया और उसका उपयोग क्या में करने लगा, वो खाना पकाने में करने लगा। और उसी के साथ क्या जानवरों से रक्षा करने के लिए कि वो आग जले हुए लकड़ी को लेता था और उनको क्या जानवरों से अपना बचाव करता था और जानवरों को डराता था। और पहला पशु देख लेते हैं पालतू कौन सा था। तो कुत्ता जो पहला पालतू पशु था मनुष्य का। उसी के साथ पहली धातु देख लेते हैं। तो तांबा सर्वप्रथम खोजी गई धातु थी आदि मानव के द्वारा। इसी तरह उसने क्या इधर उधर बिखरे अनाजों से पुनः अनाज उगता देख खेती करनी आरंभ कर दी, पशुपालन आरंभ कर दिया। और साथ ही साथ पहिया आविष्कार किया। पहिया आविष्कार कैसे किया, देखो पहाड़ों से क्या क्या ये पत्थर लुढ़कते थे इस तरह के, उसने क्या पत्थरों को लुढ़कता देख उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार करने के बाद किस में उपयोग करने लगा, उनका बर्तन बनाने में और सामान को इधर से उधर ले जाने में उपयोग करने लगा। आगे देख लेते हैं जंगल अधिकार कानून। देखिए जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है, ये काफ़ी बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये क्या किससे संबंधित है। पहली बात जंगल की बात चल रही है, तो जंगल में कौन आदिवासी रहते हैं, इस तरह याद कर लेंगे। अब तो ये किसके लिए कानून है, आदिवासियों के लिए कानून है। अब आदिवासियों के लिए किस तरह कानून है देख लेते हैं। आदिवासी को जंगल का उनका हक दिलाता है, भाई उनके सपोर्ट का है। और जंगल अधिकार कानून 2007 क्या आदिवासियों की सपोर्ट के लिए है कि आदिवासी को जंगल का उनका हक दिलाता है। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल पे और जंगल की चीज़ों पे हक है। अगर सीधी सी भाषा में मैं आपको बताऊं जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है, ये उन आदिवासी लोगों के लिए है जो कम से कम 25 वर्ष से वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ पर उनका जंगल पे और जंगल की वस्तुओं पे उनका हक है और साथ ही साथ उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। उसके साथ देख लेते हैं कुछ आंदोलन। पहाड़ी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ और जिसमें क्या था पेड़ों से बचाव के लिए था। इसमें क्या वहाँ की महिलाएं क्या थी, पेड़ों से चिपक गई थी पेड़ों से काटने से रोकने के लिए। उसके नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। इसी के साथ देख लेते हैं श्री के.एम. मुंशी द्वारा क्या 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस पे क्या पेड़ लगाए जाते हैं। इसी के आगे चलते हैं। देखिए भोज्य पदार्थ का संरक्षण, वही संरक्षण क्या होता है, खराब होने से बचाना। देखिए जीवाणु बैक्टीरिया क्या करता है आपका, बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है भोजन खराब हो जाता है। ये क्या होता है अगर जब टेम्परेचर बहुत कम होता है
कम तापमान पर जीवाणु कम पैदा होते हैं और अधिक तापमान पे क्या जीवाणु अधिक पैदा होते हैं। देखते नहीं आप गर्मियों के दिनों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसी का कारण होता है कि टेम्परेचर हाई होता है। इससे क्या जीवाणु बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न होते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। इसी के साथ देखते हैं हम कि भोज्य पदार्थ को संरक्षण की विधियाँ, कि भाई खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं भोजन को। सबसे पहली जो विधि है सुखाना, निर्जलीकरण। सुखाना क्या होता है, देखिए किसी वस्तु को सुखाना। सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं हम अनाज को, दाल को, पापड़ को, आंवला को, गोभी को, मेथी को, आम को क्या सुखा कर रख देते हैं। इससे क्या उनके अंदर जो पानी होता है ना, उनका निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे क्या वो बहुत जल्दी खराब नहीं होती, काफ़ी टाइम तक उसको हम सुखा के रख सकते हैं। तो पहली विधि ये होगी आपकी। दूसरी क्या, ठंडे स्थान पर रखना, पसीतन। ये क्या, गुथे हुए आटे को, हरी सब्जियों को, फलों को ठंडे कपड़े में बांधकर या फ्रीज में रखकर क्या उसको संरक्षित किया जा सकता है, जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। देखते हैं ना आप सब्जी बेचने वाले क्या करते हैं, इस पर पानी के छींटे मारते रहते हैं ताकि क्या वो जल्दी खराब ना हो। कुछ कपड़ों में बांध दी जाती हैं वस्तुएं, ठंडे रहें ताकि, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गर्म करके तुरंत ठंडा करना। ये देखिए आपने दूध की थैलियाँ ली होंगी, देखी होगी, जो उसमें क्या होता है, ये पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तुरंत ठंडा कर देते हैं। इसका जो टेम्परेचर है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके तुरंत 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है। इससे क्या जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पैकेट में बंद करके उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। यानी कि पहले गर्म करेंगे 70 डिग्री टेम्परेचर पे और फिर उसको ठंडा करके तुरंत 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको पैक कर देंगे। इससे क्या वो जल्दी खराब नहीं होता, इसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। उसी के साथ रासायनिक व अन्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे सिरका, नमक, चीनी, तेल आदि का प्रयोग कर भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। हम और हमारी फसलें देख लेते हैं। हम और हमारी फसलें क्या है, देखिए इसमें देख लेते हैं। मिट्टी, मृदा क्या होती है, जो होती है, जो पृथ्वी का ऊपरी जो परत होती है, जो चट्टानों, ठोस चट्टानों के टूट के जो बनी होती है, वो मिट्टी होती है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपका बालुई मिट्टी, इसमें क्या बड़े बड़े कण होंगे। बालुई मिट्टी को ऐसे याद कर लेंगे हम, बड़े बड़े कण, बालू की मात्रा ज़्यादा है। चिकनी मिट्टी, छोटे छोटे कण, बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम। सिल्ट मिट्टी कौन सी होगी, महीन कण मतलब छोटे। और दोमट क्या हो जाएगी, तीनों का मिश्रण। तो ये 4 प्रकार की मृदा हो जाएगी। इनमें कणों की मात्रा के हिसाब से इसको विभाजित किया है। अब देख लेते हैं आपका खाद। देखिए खाद क्या होता है, आपने खेती में क्या होता है, जो उपयोग की जाती है ना खेती करने के लिए, उसमें खाद होता है। उसके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जैविक खाद, एक रासायनिक खाद। देखिए गोबर, कंपोस्ट, बेकार साग सब्जी, पेड़ पौधे, पत्ती आदि मलमूत्र के खाद से क्या केंचुए से तैयार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट लगा दिया जाता है, उसमें क्या गोबर, कंपोस्ट, बेकार साग सब्जियों को रख दिया जाता है और उसके अंदर क्या केंचुओं को छोड़ दिया जाता है। वो केंचुए का कुछ समय बाद उसको एक जैविक खाद का रूप दे देते हैं, जिससे क्या खेती होती है और पेड़ों में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद में देख लेते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये क्या रासायनिक उपयोग किया जाता है इनका, रासायनिक खाद के लिए। इसके साथ जान लेते हैं हम हरित क्रांति। देखिए वर्ष 1966-67 में क्या हुआ, भारत में क्या अनाज की कमी हो गई और एक तरह से कह सकते हैं भुखमरी आ गई। तो उस टाइम जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने क्या करा, एक हरित क्रांति लाई। हरित क्रांति में क्या था, कुछ राज्य ले लिए गए, उसमें एक नवीन विधि के द्वारा कृषि की गई, जिससे क्या वहाँ पे जो खेती हुई वहाँ अच्छी हुई। तो इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। वर्ष 1966-67 में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इसकी जो जनक थे कौन थे, एस स्वामीनाथन इसके जनक थे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।